हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लक्ष्य डिजिटल क्लास की ओर से पुनः मैं आप सबको कई बार स्वागत करता हूं। और आइए मिलते हैं पैसिव वॉइस के एक्टिव वॉइस के शेष भाग में। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजों का अध्ययन किए हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम, पैसिव वॉइस का महत्व, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन सारी चीजों को हमने जाना। हमने ये भी जाना कि जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग दो वाक्य में जब दो ऑब्जेक्ट है तो कैसे उसको हम लोग बदलते हैं अपने सुविधा के अनुसार। इसके बाद हम लोग कुछ और जो महत्वपूर्ण नियम है उसको जानने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि किस ढंग से। यहां पर आप देख सकते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन यदि है एक्टिव वॉइस में तो उसका कैसा हम लोग प्रयोग करते हैं। इफ देयर आर WH क्वेश्चंस, हाउ आर वी गोइंग टू फ्रेम द सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और हमको क्वेश्चन से पैसिव बनाना हो तो क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और WH जो वर्ड है उसमें भी अक्सर करके बदलाव नहीं होता है। उदाहरण के लिए when do they send the letter, when do they send letter, they do means क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वाक्य जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसलिए हम यहां पर देख सकते हैं कि वे जो है वे नहीं रहेगा। उसके बाद डू दे सेंड द लेटर, तो चूंकि यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यह जो ऑब्जेक्ट है उधर में जाकर सब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए द लेटर इज होगा। द लेटर इज, व्हेन इज द लेटर। अब सेंड का तीसरा रूप होगा सेंड, वेयर इज द लेटर सेंड। अब यहां पर एक सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। वो सवाल क्या है कि बाय देम का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। जैसे कि अभी तक आप बनाते आ रहे थे बाय हिम, बाय हर, बाय द बॉय, इस तरह से आप लोगों ने बनाया है अभी तक। तो यहां पर बाय देम का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कई ऐसी स्थितियां आती है जहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर जहां पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना उतना जरूरी नहीं समझा जाता है। तो कुछ ऐसा ही मानकर यहां पर चल सकते हैं हम लोग कि यहां पर बाय देम का उपयोग उतना जरूरी नहीं है, इसलिए हम लोग उसको ड्रॉप कर देते हैं। और ऐसी स्थितियां बाद के आपके कई उदाहरणों में आएंगी, उसको देखते रहिएगा। Why do they make a noise? फिर से why का why रहेगा। उसके बाद do मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस और a noise, तो why is a noise। They make का तीसरा रूप है made। यहां पर फिर से हम लोग by them का इस्तेमाल नहीं किए। जैसे किसने, उन लोगों ने हल्ला क्यों किया। हल्ला हो गया मतलब हो गया, क्यों किया, कैसा किया, किसने किया। अब यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इस वाक्य के अनुसार नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल बाय देम नहीं करेंगे। नाउ हाउ विल ही सोल्व द सम। हाउ को हाउ की यहाँ पर विल का विल ही है। अब द सम जो है ये क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो बनकर यहां पर आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद विल जो है ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब में बी का प्रयोग होता है। ये साथ ही ये क्या है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम लोगों ने बी का इस्तेमाल किया है। यदि आपको याद होगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जाकर पैसिव में बी हो जाता है, लेकिन यहां पर वही चीजें फिर से हम लोग देख सकते हैं। तो
यहां पर आपने बी का इस्तेमाल देखा है पैसिव वॉइस में। उसके बाद हम लोग आते हैं वेयर डिड सीता बाय द हेड, वेयर डिड सीता बाय द हेड। तो डिड का मतलब क्या हुआ, डिड मीन्स हियर पास्ट टेंस, डिड का मतलब है पास्ट टेंस, इसलिए वेयर वाज, ये मान के चलिए कि वाज के सिंपल पास्ट टेंस में है और वाज का इस्तेमाल हुआ है। द हेड है ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है, क्रिया का तीसरा बाउट है, और सीता जो यहाँ पर सब्जेक्ट था वहां पर जाकर ऑब्जेक्ट बन गया है, तो बाय सीता प्रीपोजिशन बाय लेते हुए। व्हाट डिड दे डू इन द ऑफिस, फिर से डिड का मतलब है पास्ट टेंस, तो व्हाट वाज, चूंकि वाज के जो है सिंपल पास्ट टेंस में है इसलिए हमने वाज का प्रयोग किया। उसके बाद द ऑफिस, द ऑफिस क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, व्हाट डिड दे डू इन द ऑफिस, तो यस व्हाट डिड दे डू इन द ऑफिस, तो व्हाट वाज डन बाय देम इन द ऑफिस, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि व्हाट डिड दे डू इन द ऑफिस, व्हाट वाज डन बाय देम इन द ऑफिस, या फिर व्हाट इन द ऑफिस वाज डन बाय देम, इस ढंग से इसको लिख सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह इस सेशन में या फिर इस WH क्वेश्चन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है हु वोट द रामायणा, इसी पर हमको फोकस करना है। वो इसलिए क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे हु वोट द रामायणा। पहले तो इसको देख लेते हैं कि कैसे बना है, इसके बाद हम लोग कुछ और उदाहरण देखेंगे। हु वोट द रामायणा बाय हुम दो ढंग से बनेगा, बाय हुम वाज द रामायणा रिटन, चूंकि वोट पास्ट टेंस में है इसलिए हम लोगों ने वाज का इस्तेमाल किया। देन द रामायणा, उसके बाद रिटर्न को जो है हम लोगों ने आखिरी में लिखा। अब इसी बात को हम लोग इस ढंग से भी लिख सकते हैं, हु वाज द रामायणा रिटन बाय हुम, या हु वाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हु वाज का इस्तेमाल करेंगे तो बाय को हम लोग बिल्कुल आखिरी में लिखेंगे। अब इसी पे आधारित हम लोग एक दो उदाहरण को देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हु ब्रोक द जग। मान लो इस ढंग से वाक्य है, ये वाक्य कैसा है, हु वोट द रामायण, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, और इस तरह का वाक्य बिल्कुल आपके परीक्षा में पूछा जाता है। कई बार ये सवाल आ चुका है, इसलिए हम लोगों को इसको जानना जरूरी है। तो हु ब्रोक द जग बाय हुम, बिल्कुल इसी तरह से बाय हुम वाज द जग ब्रोकन, बाय हुम वाज द जग ब्रोकन। इस ढंग से आपको तैयार करना है। कोई एक दोनों में से हु वाज या बाय हुम को आपको अभी से पसंद कर लेना है कि हमको इस ढंग से वाक्य को बनाना है, फिर वैसा तदनुसार प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट एक और सवाल इसी से मिलता जुलता, हु स्टोल माई पेन, हु स्टोल माई पेन। वंस अगेन we are going to repeat one more example based on this example. So we can write by whom was my pen stolen, by whom was my pen stolen। एक उदाहरण है, एक उदाहरण और देख सकते हैं इसी धागे पर, who broke the glass, who broke the glass। चलिए हम लोग बनाते हैं, by whom was the glass broken, by whom was the glass broken। इस ढंग से
प्रश्नवाचक जो वाक्य है WH, जो क्वेश्चंस है, हम लोग इसी ढंग से इसको बनाते हैं और आपको भी अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं, पैसिव ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। तो पैसिव ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, बहुत तरह के नेगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपने 2-3 सवालों को देखा है। यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर मॉडल का इस्तेमाल हुआ है। तो सबको हम लोग अलग अलग ढंग से जानने का प्रयास करेंगे। खास करके जहां पर मॉडल्स है, स्पेशली वेयर देयर आर मॉडल्स, इन दैट केस वी कैन यूज बी। जहां पर भी मॉडल है वहां पर हम लोग बी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वी कांट टेक अप दिस वर्क नाउ। दिस वर्क एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है। कांट में कांट भी का इस्तेमाल किया गया है। देन हमेशा की तरह क्रिया जो है वर्ब है, अपने तीसरे ग्रुप में है। और बाकी जो ऑब्जेक्ट बनता है वाक्यानुसार या संदर्भानुसार वो अपनी जगह पर है। और नोट सब जो है वहां पर अपना अर्थ बखूबी दिखा रहा है, निभा रहा है। Some people don't eat onions. Some people don't eat onions. अनियन जो है यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट था जो कि सब्जेक्ट बन गया है। अब चूंकि अनियन जो है सब्जेक्ट बन गया है, इसलिए आर नॉट का प्रयोग हुआ है। ईट का तीसरा ग्रुप थर्ड फॉर्म इटेन है और सम पीपल है बाय सम पीपल, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। We are going ahead and you can see there is another question under the little board. Some students didn't attend the class. Some students didn't attend the class. So this is the object, that's why this is the subject. ये object है, यहाँ पर subject हो गया। Did का मतलब past tense में है, इसलिए was not हो गया। Attend का तीसरा attended हो गया। By some students, ये subject था जो यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट बन गया। बिल्कुल उसी ढाबे पर चल रहा। इसमें सिर्फ नेगेटिव वर्ड कैन नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, ये सब एक्स्ट्रा जुड़ा है आकर। अदरवाइज ऑल द वर्ड्स आर मच ऑन दिस द सेम इज इन प्रीवियस सेंटेंसेस। Finally, they should not ask this question now. What did I tell you? I told you that whenever there is modals like will, shall, may, can, should, must, in these cases, let me tell you that you have to add one another word, that is be. यदि modals auxiliaries का प्रयोग हुआ है तो हम लोग be का इस्तेमाल करेंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। दिस क्वेश्चन जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट बना है। शुड को शुड नॉट बी को से हम लोग दिखाए हैं और आस्क का तीसरा ग्रुप आस्क्ड है। हम लोग एक दो उदाहरण और देखते हैं इस संदर्भ में। आई कैन नॉट डू दिस वर्क। I cannot do this work। एक वाक्य है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं this work can't be done by me। This work can't be done by me। या फिर एक और उदाहरण देखते हैं, you should not touch this। You should not touch this। तो this क्या है, ऑब्जेक्ट है, हम लोग इसको सब्जेक्ट बना देते हैं। this should not be, this should not be। touch का तीसरा रूप क्या होगा, touched। this should not be touched by you। इस ढंग से हम लोग मॉडल्स अगर है तो या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस है तो उसको उसी ढंग से जवाब देंगे जैसे पहले के वाक्यों में हमने दिया।
बस आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर रखना है, सावधानी रखना है। अनदर वर्ड इन प्लेस ऑफ बाय, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण यहां पर आ रहा है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए हम लोग सबसे पहले तो एक दो उदाहरणों को देखते हैं, फिर इस पे हम लोग बात करेंगे। एक दो उदाहरण, वो भी हम लोग पैसिव वॉइस में देखते हैं। एक दो उदाहरण देखते हैं एक्टिव से पैसिव में। जैसे द गर्ल पेंटेड a picture, the girl painted a picture, ये वाला वाक्य है। तो इसको हमने क्या किया, the picture was painted, the picture was painted by the girl। हमने यहां पर क्या देखा है, हमने देखा by, प्रीपोजिशन by का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, जब पहले वाक्य का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाकर नया ऑब्जेक्ट बन रहा, तो हम लोग प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करते हैं। ये अभी तक हम लोगों ने देखा है। अब और इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे प्लेट्स वेयर क्लीन्ड बाय मी, हमने बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया। ये अब आप जान चुके हैं कि पैसिव वॉइस में जब नया ऑब्जेक्ट आता है तो हम लोगों ने अब तक बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है। अब इन वाक्यों पर विचार करें। लुक एट दीज सेंटेंसेस। क्या है इसमें, द न्यूज प्लीज्ड हिम, द न्यूज प्लीज्ड हिम। तो हिम क्या है, हिम ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन गया। ईडी का मतलब पास्ट टेंस है, ये वाज हो गया। प्लीज्ड का तीसरा वो प्लीज्ड हुआ, ये भी ठीक है। जो सबसे नया चीज है और विचित्र चीज है वो है विद का प्रयोग। कायदे के अनुसार जो अब तक हमने सीखा है उस हिसाब से तो यहाँ पर बाय होना था, लेकिन यहाँ विद का प्रयोग क्यों हो रहा है, हम लोग इस पे विचार करेंगे। उसी तरह द रिजल्ट सरप्राइजेस मी, यह मी आई बन गया, उसके बाद एम सरप्राइज तीसरा ग्रुप है। फिर यहाँ बाय के बदले एट का इस्तेमाल हुआ है। तीसरे वाक्य में देखते हैं आई नो हिम। तीसरे वाक्य में क्या है, आई नो हिम। तो हिम का हो गया, ही प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज है, ठीक है। उसके बाद नो का तीसरा ग्रुप नॉन है, ये भी चलेगा, ये भी नियमानुसार होगा। जो नया चीज है आई का मी हो गया, भी ठीक है, लेकिन बाय की जगह टू का इस्तेमाल हुआ है, बड़ा विचित्र है। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए हम लोग देखेंगे इसके बारे में। द बुक इंटरेस्टेड मिस्टर बोस, द बुक इंटरेस्टेड मिस्टर बोस। मिस्टर बोस दिस इज ऑब्जेक्ट, द बुक दिस इज सब्जेक्ट। इंटरेस्टेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, द बुक इंटरेस्टेड यहां पर सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, सब्जेक्ट वेटो ऑब्जेक्ट। ये अभी तक का इस वाक्य का जो फार्मूला दिखाई दे रहा है सिंपल पास्ट टेंस पर, वो हमने देखा। अब मिस्टर बोस ऑब्जेक्ट, मिस्टर बोस सब्जेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस वाज इंटरेस्टेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट बाय की जगह इनका इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह से ही इज प्रोग्रेस सैटिस्फाइड मी, आई वाज सैटिस्फाइड विथ हिज प्रोग्रेस, विथ का प्रयोग हुआ। अब विथ, ए, टू, इन, ये इस्तेमाल हुआ है बाय के जगह में। ऐसा क्यों, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा वाक्य है जहां पर इसको एक्शन नहीं माना जाता है, इसको स्टेट्स ऑफ माइंड माना जाता है, अर्थात मानसिक स्थिति का एक स्टेज माना जाता है, हमारे दिमागी हालत का एक स्टेज माना जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग इसको एक्शन नहीं बोल सकते हैं, इसको काम नहीं बोल सकते हैं, इसलिए यहां पर प्रीपोजिशन बाय की जगह में
That's why in place of preposition by we have different kinds of prepositions like with, at, to, in, with. हम लोग दूसरे तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि एक्शन नहीं है, ये क्या है, स्टेट्स ऑफ माइंड है। कुछ और शब्द है जैसे कि कुछ शब्द जैसे did satisfied, did satisfied एक शब्द है, इसके साथ हम लोग बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या फिर did pleased है शब्द, इसके साथ हम लोग बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अर्थात बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग ये मान के चले कि ये एक्शन ना हो कि ये दिमागी हालत की स्थिति है, या फिर इसको हम ऐसे ये समझ सकते हैं कि काम यहाँ पर प्रोग्रेस में नहीं है, यहाँ सोचने वाली बात है। या फिर डिड इंटरेस्टेड, इस तरह से बहुत सारे ऐसे बात है जहां पर हम लोग बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, तो इन सारी स्थितियों में हम लोग प्रीपोजिशन बाय के बदले अन्य प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करेंगे। और मेरी आप लोगों से विशेष आग्रह है कि इस तरह के वाक्य ज्यादा नहीं, 2-4 होते हैं, इसको आप लोग अलग से तैयारी कर लेंगे। It's my earnest appeal to all of you. It's my request to all of you that take all these sentences in a particular place in your copy and just give an extra practice to these sentences. And I think that there are only some sentences they take another prepositions in place of by. तो by के बदले हम लोग दूसरे preposition यहाँ पर देते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद दूसरे बातों की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा प्रैक्टिस पार्ट आ चुका है, अर्थात अब तक हम लोगों ने बहुत सारे नियमों को देखा, जाना। अब प्रैक्टिस हमने कितना समझा, थियोरेटिकल पार्ट को कितना समझा, अब जरूरत है उसका प्रैक्टिस करने का। तो प्रैक्टिस में जाने से पहले हम लोग जल्दी एक बार दोहरा लेते हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस पार्ट बहुत अच्छा से बने। हमने जो भी चीजें सीखी है अभी तक उसको हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। हमने क्या सीखा कि वॉइस 2 तरह का होता है, क्या क्या, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमारा जो सेंटेंस पैटर्न कैसे रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये रहता है। और पैसिव वॉइस में हम लोग कैसा करते हैं, पैसिव वॉइस में हम लोग यह जो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ये बदलकर अब सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट बदलकर ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट से पहले नया बाय लिखा जाता है। चलिए हम लोग प्रैक्टिस में देखेंगे कि कैसे जो हमने सीखा है उसको हम अपने प्रैक्टिस में कैसे उसको लिखेंगे, कैसे उत्तर देंगे, कैसे उन नियमों को अप्लाई करेंगे, कैसे उन नियमों को प्रयोग में लाएंगे, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो यू कैन सी हियर चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको इसी तरह का सवाल आएगा और कई बार सवाल जो है उल्टा आएगा। उल्टा से तात्पर्य क्या है, आपका सवाल पैसिव वॉइस में रहेगा और आपको एक्टिव वॉइस में उत्तर देना होगा। इसलिए आपको लिक्विडिटी अर्थात तरलता, अर्थात एक्टिव से पैसिव में जाने का और पैसिव से एक्टिव में आने का अच्छा सा प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। इस कारण से हमने जो हमारी क्लास का जो अंत वाला भाग है उसमें हमने प्रैक्टिस डालने का प्रयास किया है। जरा से देखते हैं कि कैसा बनता है। माय फादर टीचेज मी, माय फादर टीचेज मी, जरा याद कीजिए कैसा वाक्य है, ये वाक्य कौन सा टेंस में है। तो ये वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
इज, एम, आर जैसा भी हो जरूरत उसका इस्तेमाल करेंगे। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो मी, यहां पर आकर बनेगा आई। दे, चलिए हम लोग वही पुराने ढंग से समझने के हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आई, फिर माय फादर, इसको यहां ले जाते हैं बाय माय फादर, बाय माय फादर, ये हो गया। उसके बाद से आई के साथ हम लोग एम का इस्तेमाल करते हैं। टीच का तीसरा रूप होता है टॉट। आई एम टॉट बाय माय फादर। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 10 वाक्य है इसको इसी ढंग से बनाएंगे ताकि आपका सो दैट you can get another chance of practice, you can another chance of going through the examples and going through the rules of the sentences or going through the structures of the sentences. By the way, just come to the next one. You can see here that Sneha doesn't cook food. Sneha doesn't cook food. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है तो फूड, ये है फूड, फूड इज नॉट कुक्ड, फूड इज नॉट कुक्ड बाय स्नेहा, फूड इज नॉट कुक्ड बाय स्नेहा। स्नेहा क्या था? सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बन गया। फूड क्या था? सब्जेक्ट था। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, फूड को हम लोग गिन नहीं सकते हैं इसलिए हमने नोट का इस्तेमाल किया है और बाकी जो सारा नियम है वर्ब का तीसरा फॉर्म यहां पर दिखाई दे रहा है। नाउ गो टू द थर्ड वन, वी आर कलेक्टिंग स्टैम्प्स, वी आर कलेक्टिंग स्टैम्प्स। तो स्टैम्प्स क्या है? प्लूरल नंबर है। स्टैम्प्स, स्टैम्प्स, देन स्टैम्प्स आर आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म में हम लोग क्या लगाते हैं? बीइंग। आईएनजी फॉर्म में क्या लगाते हैं? बीइंग। स्टैम्प्स आर बीइंग, स्टैम्प्स आर बीइंग। कलेक्ट का तीसरा रूप क्या होगा? कलेक्टेड। स्टैम्प्स आर बीइंग कलेक्टेड, स्टैम्प्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय, वी का क्या बनेगा? अस। स्टैम्प्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, द लीडर इज नॉट मेकिंग अ स्पीच, द लीडर इज नॉट मेकिंग अ स्पीच। तो इसको कैसे हम लोग कहेंगे? अ स्पीच ए आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ स्पीच क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। अ स्पीच, अ स्पीच, अ स्पीच इज बीइंग, a speech is being not, a speech is being not, then made, a speech is being not made by the leader, by the leader। ये कौन सा सेंटेंस था? ये सेंटेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। My brother has done the work, my brother has done the work। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो ये हेज डन, ये कौन सा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? माय ब्रदर हेज डन द वर्क, द वर्क जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। माय ब्रदर क्या है? सब्जेक्ट है। तो ऐसे वाक्यों में हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं। वैसी स्थिति में द वर्क has been, the work has been done by my brother, the work has been done by my brother। ये आपका वाक्य हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। आफ्टर दैट आई हैड लर्नड माय लेसन, एक ऐसा वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ये जो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। दोनों में समानता ये है कि दोनों में बीन का इस्तेमाल होता है, दोनों में बीन का इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये V3 है, ये ऑब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट वर्ब क्रिएट ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे करेंगे नियमानुसार अकॉर्डिंग टू द रूल. You can see this is object and we can write it at the place of subject, my lesson, then had, then been, my lesson had been learnt, yearly are learned by me. ये है आपका पैसिव सेंटेंस नंबर 6 का. नाउ सेंटेंस नंबर 7. You were throwing the balls. You were throwing the balls. तो एक ऐसा वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या? सब्जेक्ट, वाज, वेयर, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट. और जब आईएनजी होता तो हम लोग बीइंग का इस्तेमाल करते हैं. तो द बॉल्स ये है ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग कर सकते हैं द बॉल्स. Then where, then being. Being क्यों? क्योंकि the sentence is in continuous tense. The balls were being thrown by you. The balls were being thrown by you. Then Anita has hidden the fact. Anita has hidden the fact. इस वाक्य को हम लोग कैसे करेंगे? इस वाक्य को the fact ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. इस वाक्य में the fact क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो the fact then has तो has been, has को हमने has been किया. उसके बाद में the fact has been हिडन का तीसरा रूप हिडन ही रहेगा, जो कि पहले से इस तरह के वाक्यों में रहता है. कैसे वाक्यों में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसे वाक्यों में जो वर्ब रहता है दे आर ऑलरेडी इन थर्ड फॉर्म एंड दैट्स व्हाई देयर इज नॉट प्रॉब्लम फॉर अस टू चेंज द वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस. इट्स क्वाइट इजी फॉर अस. सो द फैक्ट हैज बीन हिडन by Anita. The fact has been hidden by Anita. Then after this हमने देखा कि कैसे इस तरह के वाक्यों को हम लोग पैसिव में बदल सकते हैं. Then Raghu was wearing new shoes. Raghu was wearing new shoes. ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट ये क्या है? सब्जेक्ट है. Then was and ing. The sentence is in past continuous tense. फिर से उसी ढंग का एक सवाल हमारे सामने आया है और फिर हम लोग being का इस्तेमाल करेंगे और वाक्य को पैसिव में बदली करेंगे. न्यू शूज then wear. New shoes wear then worn by. New shoes were being worn by Raghu. इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस पार्ट पे हम लोगों को काम करना बहुत जरूरी है. हमारे पास चूंकि समय कम है इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्लाइड की ओर जाते हैं. चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस. अब वो समय आ गया है कि हमको एक्टिव से पैसिव की ओर नहीं जाना है. अब समय है पैसिव से एक्टिव की ओर आना है, यानी कि अब उल्टा काम करना है. इसका मतलब है कि हमको बहुत धैर्य के साथ, सावधानी के साथ काम करना है. यू कैन सी 5 सेंटेंसेस. आप लोग वाक्य देख सकते हैं जो इस समय बोर्ड पर दिया है. टी इज बीइंग टेकन बाय हिम. टी इज बीइंग टेकन बाय हिम. तो अब हमको ये जो पहले उत्तर था अब हमारे लिए क्वेश्चन बन गया. नाउ ऑल द आंसर्स हैव बीन चेंज्ड इनटू क्वेश्चंस. नाउ वी आर गोइंग टू मेक देम क्वेश्चंस. अब हम लोग ये जो उत्तर है इसको हम लोग प्रश्न बनाने के लिए जा रहे हैं. टी इज बीइंग टेकन बाय हिम. अब बाय हिम क्या है? ये यहां के हिसाब से
ऑब्जेक्ट यहाँ के हिसाब से तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये है क्या वास्तव में? ये है सब्जेक्ट है। बाय हिम को हम लोग क्या कहेंगे? ही। बाय हिम को क्या कहेंगे? ही। ही के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? ही इज being taken by him. He is taking tea. He is taking tea. ये वाक्य जो अभी तक हम लोगों ने किया है, अब इसी को हम लोग बनाते हैं, फिर से पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये इज मान है, ये वर्ब है मान के चलिए। देन ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो कैसा बनेगा? टी हो जाएगा, फिर इज हो जाएगा, टी इज, आईएनजी है तो टी इज बीइंग, फिर टेक का तीसरा टेकन हो गया, टी इज बीइंग टेकन, ही का बाय हिम, टी इज बीइंग टेकन बाय हिम। ये वाला वाक्य यहां से देखिए किस तरह से बन रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग दूसरे वाक्य में जाते हैं। माई ड्यूटी हैज बीन डन बाय मी। माई ड्यूटी अभी के हिसाब से तो सब्जेक्ट है, लेकिन यदि हम लोगों ने जितना अभी तक बनाया उस हिसाब से क्या है? ऑब्जेक्ट है। उस हिसाब से मी क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन अभी फिलहाल ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। मी को हम लोग लिखेंगे आई। ध्यान रहे कि ऐसे वाक्य को बहुत ही धैर्य के साथ बनाना आवश्यक है। सो दिस इज मी, आई। देन आई के साथ हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव। देन माई ड्यूटी हैज बीन डन बाय मी। आई हैव डन, ये हो गया हैज बीन डन। आई हैव डन माई ड्यूटी। आई हैव डन माई ड्यूटी। अब इस वाक्य को हम लोग एक बार उल्टा करके देखते हैं, बना कर देखते हैं। माई ड्यूटी ऑब्जेक्ट है, ये हो गया माई ड्यूटी, दिस इज माई ड्यूटी। देन हैज बीन, माई ड्यूटी हैज बीन। उसके बाद डन का तीसरा डन ही रहेगा। देन आई का हो जाएगा बाय मी, माई ड्यूटी हैज बीन डन बाय मी। इस ढंग से हम लोग इसको बना सकते हैं। उसके बाद